माई सेल्फ लक्ष्मण कुमार, फिजिक्स टीचर। लास्ट लेक्चर में हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के क्वांटिटीज का, जिसका कुछ हद तक फार्मूला वगैरह मालूम भी होगा। कैसे पता करेंगे उन सब के बारे में देखो क्या क्या रहता है। आते हैं 21 नंबर, एंगल। एंगल का डायमेंशनल फार्मूला पता करते हैं। एंगल का यूनिट होता है कि नहीं? होता है, रेडियन, डिग्री, मालूम है। एंगल का यूनिट है। अब पता करेंगे कि क्या होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो पता करने के लिए सबसे पहले इससे रिलेटेड कोई फार्मूला चाहिए। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? तो देखो, हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं। इसका रेडियस है r, इधर एंगल थीटा और ये आर्क लेंथ l। तो थीटा कितना लिखेंगे? l बाई r। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस इज द एंगल। करेक्ट है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाए। ये फार्मूला तो मालूम होगा ना? हाँ, मालूम होना ही चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला यदि थीटा का लिखे तो सबसे पहले एल का, एल क्या चीज है? लेंथ, सो एल। आर क्या है? रेडियस, वो भी कैसा? लेंथ। तो ये दोनों लेंथ कैसा हुआ? कैंसल। तो बचा कितना? एल पावर 0, 1 बचा, एल पावर 0। और थोड़ा सा डिटेल में लिखे तो इसको सब लिख सकते हैं ऐसा, m0, l0, t0। करेक्ट है। ये कैसा हुआ? m0, l0, t0। m पे कितना मास का कितना डायमेंशन? 0। लेंथ का कितना डायमेंशन? 0। टाइम का कितना डायमेंशन? 0। मतलब कैसा हुआ? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। हर समय 0 है ना, किसी का तो रहा ही नहीं कोई डायमेंशन। हर एक का डायमेंशन 0, मतलब ये हुआ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मतलब यहां लिखेंगे हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सो एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब ध्यान दोगे, एंगल का यूनिट होता है कि नहीं? होता है। यूनिट होने के बावजूद भी डायमेंशन है क्या? नहीं है। हालांकि हम लोग कहते हैं डायमेंशन भी एक तरह का लिखने का, एक तरह से यूनिट लिखने का ही तरीका है। लेकिन यहां देखोगे एंगल का यूनिट होता है, मतलब एंगल को मेजर कर सकते हैं ना, मेजर करते भी होंगे स्कूल में। एंगल को मेजर भी कर सकते, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उसी के आधार पे डिग्री बन के भी आया है, रेडियन भी बन के आया है। लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेशियो ऑफ लेंथ है। तो ऐसे क्वांटिटी जिसका यूनिट हो उसका डायमेंशन होना जरूरी है, ऐसा भी रूल नहीं है। करेक्ट है। आगे आते हैं, नेक्स्ट में देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू से या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखो फार्मूला होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिखते, पढ़े भी होंगे, नहीं तो लिखते रहे, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट से, लाइट का ही टर्म है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऐसा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको हम लोग लिखते हैं c से और ये हुआ b से। करेक्ट है। ये फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। पढ़ रखे हो तो ठीक, नहीं पढ़ रखे हो तो आगे पढ़ेंगे। जैसा बता चुके हैं पहले, कोई भी फार्मूला नहीं मालूम हो, परेशान होने की जरूरत नहीं, कभी न कभी जरूर पढ़ लेंगे उसके बारे में। अभी सिर्फ क्या है, कंसेप्ट समझना है।
इंटेंशनली सभी फॉर्मूले को अभी पढ़ लेने से कोई फायदा नहीं होता। फॉर्मूला उसी समय पढ़ना चाहिए जब उसके कंसेप्ट की ग्रिप बने, नहीं तो याद भी नहीं रहता और उसका कोई फायदा भी नहीं होता। करेक्ट है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट c/v। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे हम लोग। c स्पीड है, स्पीड का क्या लिखते हैं, lt-1, बिल्कुल सही, lt-1 अपॉन इधर भी कितना lt-1, दोनों कैंसिल, फिर से 1 आ गया, तो उसके लिए ऐसा लिखना सबसे बेस्ट होता है। बाकी सब में एक, अब जैसे किसी में l आया, ओनली l पावर 1, बाकी आया ही नहीं, तो ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट में l लिख लो, चलता। लेकिन इसमें जब कुछ भी नहीं आया तो कुछ भी नहीं लिखने से काम नहीं चलता, उसमें तीनों लिखना पड़ेगा, m0, l0, t0, मतलब कैसा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, या दूसरे लैंग्वेज में कहे तो इसको हम लोग कह सकते डायमेंशन लेस क्वांटिटी। करेक्ट है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कभी यूनिट सुने, ऐसा कभी कहे क्या कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 kg, नहीं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कभी यूनिट नहीं लिख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बस इतना ही लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्वांटिटी है और वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है। करेक्ट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकता है, यदि यूनिट नहीं है तो पक्का डायमेंशन नहीं होगा। मतलब जिसका यूनिट ही एग्जिस्ट नहीं करता हो उसका डायमेंशन एग्जिस्ट करने का सवाल ही नहीं होता। करेक्ट है। यूनिट है तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, अब यूनिट है ही नहीं तो एक्स्ट्रा कहां से आएगा, बराबर। तो इसीलिए यूनिट यदि नहीं है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा ही नहीं, या सिंपल वे में कहे तो कैसा हो गया, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ऐसे ही है जैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी पता करें, रिलेटिव डेंसिटी नहीं, डेंसिटी होता मास अपॉन वॉल्यूम, उसका डायमेंशन भी होता है यूनिट भी होता है। रिलेटिव डेंसिटी इसका यूनिट नहीं होता है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होता है। अब रिलेटिव डेंसिटी होता क्या, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ मैटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर से डिवाइड, दोनों ऊपर नीचे डेंसिटी है, अब दोनों तरफ डेंसिटी तो कैंसिल ही हो गया ना, तो बचा कुछ भी नहीं बचा, तो इसीलिए कहेंगे वो भी कैसा, यूनिटलेस क्वांटिटी। करेक्ट है। तो यहाँ पे देखोगे इन सभी के आधार पे जो हम लोग डायरेक्ट क्वांटिटी डिस्कस किए, इसके आधार पे कुछ कंक्लूजन निकल के आए, उन सभी कंक्लूजन को एक साथ लिखेंगे अभी। तो लिखा जाए कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखो, पॉइंट कंक्लूजन। फर्स्ट, ए फिजिकल क्वांटिटी which is variable may have dimension, ब्रैकेट में लिखो फोर्स ब्रैकेट क्लोज, और may not have dimension, ब्रैकेट में लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। करेक्ट है। तो ऐसे वेरिएबल जिसका डायमेंशन होता भी है और नहीं भी होता है, फोर्स होता है, मास वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, रिलेटिव डेंसिटी वेरिएबल है, उसका भी डायमेंशन नहीं होता। करेक्ट है। तो कोई वेरिएबल है तो डायमेंशन है कि नहीं है ये नहीं बता सकते, डायमेंशन है वो भी वेरिएबल होता है, डायमेंशन नहीं है वो भी वेरिएबल होता। करेक्ट है। दूसरा लिखो, ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट, a physical quantity which is constant may have dimension
ब्रैकेट में लिखो कैपिटल G may have dimension capital G universal gravitational constant or may have dimensionless or may have dimensionless. न्यूमेरिकल कांस्टेंट ब्रैकेट में लिख लो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट होते हैं जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ये सब कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है। कुछ न्यूमेरिकल कांस्टेंट आ जाते हैं फार्मूले वगैरह में, वो कैसा होता, डायमेंशनलेस। तो कांस्टेंट के डायमेंशन होते भी, कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं भी होते। करेक्ट है। आगे देखो, A physical quantity which has unit may have dimension ब्रैकेट में लिख लो मास, सिंपल कोई भी लिख सकते, ब्रैकेट में मास, और may not have dimension ब्रैकेट में लिखो एंगल, मतलब डायमेंशन यूनिट है फिर भी डायमेंशन नहीं है, और किसी का यूनिट है और डायमेंशन भी है। बराबर है। चलो नेक्स्ट लिखो, ए फिजिकल क्वांटिटी which is unitless will be always dimensionless। वो यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होगा, है ना, सिंपल। और एक चीज पता किए थे क्या, उससे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, टू और मोर फिजिकल quantities having different characteristic may have same dimensional formula। करेक्ट है। ये है बेसिक पॉइंट्स वगैरह डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड। कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता करना हो तो इस मेथड से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। करेक्ट है। अब आगे नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखो, ये सिस्टम ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। क्या है ये, उसके बारे में देखो डिस्कस करते हैं। कोई भी इक्वेशन यदि लिखा है तो जो होमोजेनियस नेचर होना चाहिए, जो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, वो रहना चाहिए इसमें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें ऐड करना हो, किसी के पास 5 रुपीज है और उसमें ऐड करना है 7 मैंगोज, इक्वल टू बोलो 5 मीटर प्लस 6 kg। हो रहा है एडिशन? इम्पॉसिबल। 7 kg माइनस 2 सेकेंड पॉसिबल है? नहीं है। तो समेशन और सब्ट्रैक्शन का साइन जब भी लगा हुआ हो तो पक्का यूनिट सेम होना चाहिए, या दूसरे फॉर्म में कहे तो डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, ये टर्म और ये टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो तभी। साथ में यदि कहीं पे भी लिखा हो 7 kg प्लस 5 kg इक्वल टू 12 मीटर, ऐसा हो सकता नहीं, आएगा क्या, kg ही आएगा, और इक्वल टू का साइन। तो समेशन, सब्ट्रैक्शन या इक्वल टू का साइन कहीं पे भी हो तो ये बतलाता है सभी टर्म का यूनिट सेम या डायमेंशनल फार्मूला सेम। यही है सिस्टम ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन।
फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, all the terms in a physical equation, all the terms in a physical equation connected with each other by summation or subtraction or equality sign, then all terms will have same unit or same dimensional formula, करेक्ट है। तो समेशन सब्ट्रैक्शन इक्वल टू का साइन हो तो पक्का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होना ही होना है, ये बेसिक क्राइटेरिया। दूसरा क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई रूल नहीं लगता। अब जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, मल्टीप्लाई है, इसका और इसका यूनिट सेम है क्या, अलग अलग। डिवीजन में कोई नहीं लगता, a इक्वल टू एफ बाई एल, ये न्यूटन ये केजी है, कुछ भी कोई भी कैसा भी रहे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम सिर्फ किसमें है, समेशन एंड सब्ट्रैक्शन में। साथ में पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में, पावर क्या है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ हो कोई भी जगह पे एक क्वांटिटी a इक्वल टू b पावर c, ऐसा। अब c के यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। यदि b का यूनिट kg हो और कोई कहे c का यूनिट मीटर हो, है ना, तो a का यूनिट क्या बन के आएगा, kg, और उस पे पावर मीटर। ऐसा कभी सुने कि कोई भी यूनिट लिखा हो, kg का स्क्वायर समझ सकते, मीटर स्क्वायर आता है, kg पावर -1 भी हो सकता, सेकेंड पावर -2 भी, सब चीज आ सकता है, लेकिन kg पावर मीटर, kg पावर सेकेंड, ऐसा यूनिट कभी सुने, नहीं, होता ही नहीं। मतलब ये m नहीं हो सकता, नंबर्स हो सकते, और नंबर मतलब कोई यूनिट है क्या उसका, नहीं, इसका मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं हुआ। पहले कहा रखे जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन हो ही नहीं सकता। हाँ, यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, करेक्ट है ना। चलो इसको लिख लो, द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ any physical quantity, the power or exponent of any physical quantity are always unitless or dimensionless, are always unitless or dimensionless, करेक्ट है। थर्ड पॉइंट क्या है, तो जैसे हमारे पास कुछ अलग तरह के फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan थीटा लिखते, लॉगरिथमिक फंक्शन log x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x, या इसी को ऐसा भी लिखते, ऐसा एक्सपोनेंशियल कहलाता। ये सब उतना पढ़े नहीं हो गया, एक्सपोनेंशियल वगैरह है कि नहीं, सब डिटेल में पढ़ेंगे भी। एक बेसिक मैथमेटिक्स का भी पार्ट होता है फिजिक्स में, मैथ जो यूज में आते हैं, बहुत सारे मैथ के पार्ट यूज में रहते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे, है कि नहीं, इस चैप्टर के बाद में। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ऐसे फंक्शंस के जो पैरामीटर है, ये tan थीटा तो मालूम ये डायमेंशनलेस होता, यहाँ रहा x, log x, ये भी कैसा, डायमेंशनलेस। ये तो दिख ही रहा पावर है, तो ये भी कैसा, डायमेंशनलेस। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन के पैरामीटर जो है वो कैसे होंगे, हमेशा डायमेंशनलेस या यूनिटलेस, करेक्ट है। चलो लिख लो थर्ड पॉइंट, द पैरामीटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन
exponential function, logarithmic functions, etc. are dimensionless, करेक्ट है। कहने का मतलब यहां लिख सकते log a लिखाओ या फिर e पावर a लिखाओ या फिर tan a लिखाओ। a कैसा होगा? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ए कैसा है? यूनिटलेस और यूनिट भी नहीं होगा और डायमेंशन भी नहीं होगा। बराबर है? इसको नोट कर लो। डियर स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स देखो, अभी डिस्कस करेंगे चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। कंसिस्टेंसी कर सकते हैं या इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, मतलब ये इक्वेशन सही है या गलत है डायमेंशनली वो चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब जो अभी हम लोग डिस्कस किए होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, होमोजेनियस नेचर जो होना चाहिए, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम यूनिट या सेम डायमेंशन, एक्सपोनेंट लॉगरिथम वगैरह का कंडीशन हो तो डायमेंशनलेस। इसी के आधार पे कोई भी इक्वेशन यदि लिखा हुआ हो तो हम लोग कह सकते हैं ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। एक बात ध्यान रखने का, यदि कोई इक्वेशन सही में लिखा हुआ हो, फिजिकल इक्वेशन लिखा हुआ हो, और यदि ये गलत हो जाता हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो हम लोग कहेंगे ये फिजिकल इक्वेशन रॉन्ग है, गलत है। मतलब इसके आधार पे कोई इक्वेशन गलत है या नहीं है ये भी पता कर सकते हैं। बराबर है? हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही नजर आ रहा हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो एक्चुअल में ही सही होगा, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी होते हैं, डिस्कस किए थे। बहुत सारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं, उसके एग्जिस्टेंस की वजह से वैल्यू में फर्क आएगा और इक्वेशन को डिस्टर्ब करेगा। करेक्ट है? सबसे पहले इसका कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं उसके आधार पे, तो इक्वल टू प्लस और माइनस हो तो डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। यही बेसिक प्रिंसिपल है इसका, मतलब लेफ्ट हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होना चाहिए यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन या इक्वलिटी साइन से लगा हुआ हो। करेक्ट है? होमोजेनिटी भी डिस्कस कर रखे, उसी के आधार पे एग्जाम्पल में आते हैं। सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन पढ़ा हुआ है कि नहीं? मोशन चैप्टर में सभी स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन के आधार पे इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं, या सिंपल वे में कहे तो डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने पार्ट है। पार्ट कहने का मतलब एक ये, दूसरा कौन सा हुआ ये, दोनों मिलाकर एक होगा। u और t मिलाकर कितने? एक। u अलग t अलग ऐसा नहीं, प्रोडक्ट डिवीजन में जितने हैं सब मिला के वन टर्म कहलाएगा। और फिर ये प्लस माइनस और इक्वल साइन से सेपरेटेड हो वही सब टर्म कहलाते। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन से हो उसको नहीं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होना चाहिए, या सिंपल वे में कहे तो यूनिट सेम होना चाहिए। अब इसका यूनिट कितना है? मीटर। s डिस्प्लेसमेंट मीटर, u और t वेलोसिटी इनटू टाइम भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो इसका भी मीटर। हाफ at स्क्वायर ये भी मीटर है। इसको चेक करते हैं कैसे, तो देखो क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ s
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूटी इक्वल टू है तो इक्वल टू, प्लस है तो भी कैसा, इक्वल टू का साइन, हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा एस इक्वल टू यूटी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यही है इसका बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक कंसेप्ट। अब इसके आधार पे देखो, प्लस से यहां नहीं लिखने का क्योंकि हम लोग यूनिट लिख रहे। अब जैसे सिंपल सा कहे एक एग्जांपल के आधार पे, इसका यूनिट मीटर है, इसका भी मीटर है और इसका भी मीटर है, तो ये मीटर इक्वल टू 2 मीटर, ऐसा है क्या? नहीं, इक्वल। इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका वैल्यू तो लिख ही नहीं रहे ना, इसका कहेंगे 5 मीटर, इसका 3 मीटर, 7 मीटर, ऐसा कुछ अलग अलग आएगा वैल्यूज वगैरह। लेकिन जब यूनिट लिखने की बारी हो तो सबका सिर्फ एम लिखेंगे। तो वही चीज जहां पे भी प्लस साइन दिखे, माइनस साइन दिखे, वहां पे कौन सा साइन लगाएंगे? इक्वल। तो प्लस और माइनस की जगह पे इक्वल लगाएंगे। ये हो गया कंसेप्ट याद करने का, करेक्ट है। और जो एक्सप्लेन किए अभी कि क्यों इक्वल लिख रहे हैं, वो हुआ उसको लॉजिकल तरीके से समझना। कंसेप्ट याद करना और समझ के रखना दोनों डिफरेंट चीज है। ऐसा जैसे मालूम हो जाए जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, वहां इक्वल लगाओ, सॉल्व कर दो, ठीक है, सॉल्व। क्यों? पॉइंट है क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है और यूनिट लिखना है मीटर मीटर मीटर, केजी है तो केजी केजी केजी, सबका यूनिट ही लिखना है, तो सभी इक्वल ही होंगे, तो इसीलिए ऐसा लिखते हैं। चेक करते हैं कि इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल ना हुआ तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? देखो, एस के जगह लिखेंगे एल, डायमेंशनल फार्मूला। यहां पे आ जाओ, यू का कितना होता? एल टी माइनस 1, तो यहां लिखेंगे एल टी माइनस 1, और ये टी का कितना? टी, एल टी माइनस 1 और टी का प्रोडक्ट। इधर आ जाओ, हाफ नंबर है, कुछ यूनिट होता क्या? कुछ भी नहीं, मतलब हाफ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसको हटा दो। एक्सेलरेशन का कितना? एल टी माइनस 2 है एक्सेलरेशन, और टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है तो टाइम का वैसा ही लिखेंगे टी स्क्वायर, ऐसा, करेक्ट है। तो ये देखो क्या हुआ, यहां का हो गया एल, ये टी माइनस 1 और टी मिलके कितना? टी पावर 0, कितना बचा? एल टी पावर 0। इधर का एल टी माइनस 2 और टी पावर 2, ये दोनों मिलके भी कैसा? एल टी पावर 0। अब कहोगे ये तीनों सेम है कि नहीं? कहोगे इधर है ही नहीं, टी लगा दो ना, टी पावर 0 तो 1 ही होता है ना, m0 l0 m0 t0 कहीं भी लगा सकते, एल तो है ही। तो ये तीनों इक्वल है, तो कैसा लिखेंगे? डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, या सिंपल वे में कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट है, करेक्ट है। इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, डायमेंशन के आधार पे सही है, बराबर, लिख लो इसको। देखो स्टूडेंट्स, यदि हम लोग बात करें इसी में कि यहां पे इक्वेशन में हाफ ना होके ऐसा होता 1/3, तो क्या होता? क्या एक्चुअल फार्मूला ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होता। एक्चुअल फार्मूला ऐसा नहीं होता है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो पहले लिखे थे, मतलब ये गलत है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहेगा इसके बारे में? तो ये यहाँ पे 3 है ना। अब 1/3 का कोई मतलब है इधर? कुछ भी नहीं, तो उसको लिखो, लिखना ही नहीं, लिखो क्या, और ऑप्शन नहीं है, लिखना ही नहीं। 1/3 गया, ये और ये सब आ गया, तो क्या आ गया सब? बाकी यहां के बाद कुछ चेंज हो रहा नहीं हो रहा, तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या? इक्वेशन सही है क्या? नहीं, गलत है। क्यों? यहां 1/2 होना चाहिए। तो जो कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, उसके प्रेजेंस की वजह से इक्वेशन का वैल्यू यानी कि फार्मूला बदल जाता है, और डायमेंशनल एनालिसिस उस कांस्टेंट के बारे में डिसाइड कुछ भी नहीं कर पाता।
तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये सिर्फ डायमेंशनली चेक करता है कि हाँ डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट और हाफ जो लिखा था वो भी डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन ये एक्चुअल में भी करेक्ट है और 1/3 वाला ये एक्चुअल में रॉन्ग है। तो एक्चुअल में करेक्ट है या रॉन्ग है ये कैसे पता करेंगे? डायमेंशनली तो पता कर लिए, एक्चुअल में रॉन्ग है कि करेक्ट है ये पता करने के लिए इस पॉइंट का कंसेप्ट समझना होगा और उसका जो डेरिवेशन है उसके आधार पे लाना होगा। डायमेंशन उसमें मदद नहीं करता है। मतलब इसका फार्मूला जो इसका बेसिक तरीका है उसी से डेराइव करते हैं। मोशन चैप्टर में डेरिवेशन वगैरह पढ़े भी होंगे। हाँ, तो कैसे डेराइव करते वो हाफ ही आएगा, 1/3 आता नहीं है। उसी से पता चलेगा। हकीकत में इसके आधार पे रियलिटी पता नहीं चलता है। करेक्ट है। V = स्क्वायर रूट ऑफ gm/r³। V वेलोसिटी, m मास, r क्या हो गया रेडियस, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चेक करना है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। करेक्ट है। डायमेंशनली तो इक्वल टू का साइन है, तो इधर का एक टर्म और ये तीनों मिलकर दूसरा टर्म, दोनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग पता कर दो। लेफ्ट हैंड साइड का क्या टर्म है, सिर्फ वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी, तो ऐसा लिखे और लिख दिया L3। बहुत हुआ तो m0 और t0 एक्स्ट्रा लगा दो, नहीं लगाए तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। राइट हैंड साइड में आ जाओ। राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट में है तो ऐसा लिख लेते इसको, gm/r³ पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। करेक्ट है। पावर जितना है उतना लगा दे। अब ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, लिखवा रखे हैं, उसको याद रखो। नहीं याद है तो उसको डेराइव कर लो। अब डेराइव कैसे करेंगे, तो उसका फार्मूला है F = gm1m2/r²। इसके आधार पे बहुत आसानी से डेराइव भी कर सकते। याद रखना बेटर है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, आसानी से इसके आधार पे पता कर सकते। देखो g का लिखते हैं हम लोग कितना, ये ब्रैकेट दे दिए, m-1 L3t-2 और m का कितना हो गया m डिवाइडेड बाई r³ है तो कितना L3 और ये हो गया पावर हाफ, ऐसा ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या है, ये g का है कि नहीं पता कर सकते, याद रखो। m+1 और m-1 कितने हो गए, m पे 0 तो ये हुआ m पे 0। l का देखो L3 और नीचे L3 कैंसल, ये भी गया, क्या बचा l पे 0। t का t-2 है और पावर हाफ लगा है तो कितना t⁻⁻1 बचा, तो ये t-1 ऐसा राइट हैंड साइड। अब बोलो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये वेलोसिटी Lt-1 वॉल्यूम लिखा दिया, वेलोसिटी का m0 Lt-1। राइट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है क्या, नहीं ना, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये फार्मूला जो है डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें लिख लो द गिवन एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट। So the given physical equation must be wrong. डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये कैसा हुआ, गलत हुआ, ये सही नहीं है। मतलब इसको यदि डेराइव करेंगे तो ऐसा आएगा ही नहीं। अब इससे फायदा क्या हुआ, इस पॉइंट को पढ़ने का फायदा ये है कि मान लो कभी क्वेश्चन आए और या कोई डेरिवेशन ही आए और यही डेराइव करना हो।
अब डेराइव किए, कैलकुलेशन वगैरह करके आए, पूरा आए, आंसर आ गया ये। अब आंसर ये आ गया, अब तुम्हें नहीं मालूम, वैल्यू नहीं मालूम, ये फार्मूला याद नहीं था, करेक्ट है, डेराइव करके लाए, अब ये लाए, अब तुम कंफ्यूज कि ये हो सकता है गलत हो या हो सकता है सही भी हो। तो दोबारा चेक करोगे, तो जब दोबारा चेक करने की कोशिश किए दोबारा, तो दोबारा चेक करोगे तो क्या होगा, सब पॉइंट को चेक करोगे तो सही मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। लेकिन यदि कोई बता दे कि ये गलत है और उसके बाद दोबारा चेक करो तो पॉइंट मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एक एग्जाम्पल देते हैं इसके आधार पे। मान लो रेत का ढेर है, सैंड है, बहुत सारा है, और कोई कहे कि इसमें एक सुई छिपा हुआ है, करेक्ट है, इसमें एक सुई छिपा हुआ है, लेकिन डाउट ये है कि सुई एक्चुअल में है कि नहीं है ये मालूम नहीं। सुई हो भी सकता है इसमें, नहीं भी हो सकता है, और ढूंढना है। देखो, तुम्हारे ढूंढने में भी मन कम लगेगा, तुम्हारे मन में एक पॉइंट रहेगा कि शायद ना ही हो, बेकार का मेहनत कर रहे। तो इस वजह से यदि सुई उसमें है तो भी चांसेस है मिस कर जाने का। लेकिन दूसरा सेंटेंस कहा जाए, इसमें है, सुई है और ढूंढना है, तो उस केस में ज्यादा एनर्जेटिक से ढूंढोगे और ढूंढ लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम यहाँ पे भी। तो यदि इसको डायमेंशनली चेक कर दिए और पता चल गया गलत है, तो ये मालूम हो गया पक्का कहीं ना कहीं पे तो गलत हुआ है कुछ, और उसके बाद एक एक स्टेप को ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, चांसेस है मिलने का ज्यादा। लेकिन यदि नहीं हो मालूम, इसको दोबारा कोई कह दे चेक करने का, तो लगता है सही तो होगा ही, क्या चेक करना, उतना कंसंट्रेशन नहीं लगता है, इसीलिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन ही आते हैं। अब एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या क्या रह सकता है ऑप्शन, मान लो एमसीक्यू में इस तरह के ऑप्शन है, वेलोसिटी का gm/r3a, दूसरा है बी में gm/r², सी में gm/r और डी में gmr। और कहा जाए कि वेलोसिटी कौन सा होगा, जो हमने कोई भी मास वगैरह है ऐसा घूम रहा है, इस तरह से है, कोई भी चीज है, वेलोसिटी पता करना है, उतना डेप्थ लेवल में जाने नहीं। ग्रेविटेशन का सवाल है ये, है कि ग्रेविटेशन में सवाल आते भी है, ऐसा सवाल पूछ भी देता है कि स्पीड कितना, ऑर्बिटल स्पीड नाम देता है उसको, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस नहीं करने का, ऑर्बिटल स्पीड हो या स्पीड, इट्स वेलोसिटी, हम लोग फोकस अभी कर रहे हैं वेलोसिटी पे। क्या करेंगे, अब ये ऑप्शन है, तुम्हें मालूम नहीं, फार्मूला भूल गए हो, अब करना क्या होगा, डेराइव करोगे तो ऊपर से नीचे डेराइव करोगे, पूरा टाइम लगेगा। चेक कर लो डायमेंशनली, जो मैच किया, सब अलग अलग है, जो मैच किया वही आंसर। तो इसको चेक करेंगे तो गलत हुआ ही था, इसको चेक करो, इसको चेक करो। अब इसमें चेक करेंगे तो m-1 L3 t-2 m का m डिवाइडेड बाय L² पावर कितना 1/2। हमें आंसर LT-1 लाना है, तो m तो कैंसिल, L पावर 2 इधर, देखो यहाँ क्या मिलेगा, L2 L3, L पावर हाफ और t-2 उस पे पावर हाफ, -1। वेलोसिटी आया क्या, नहीं। इसका चेक करना है तो इधर L लगाओ, मतलब फार्मूला एक ही बार लिखने का, बाद में थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ, अपने आप आ जाता है। L इधर गया तो L2 पावर हाफ कितना बन गया 1, t-2 हाफ, t-1, ये हो गया वेलोसिटी, सही है। ये आएगा क्या, L इधर लगा दो, L2 L पावर 4 का हाफ कितना हो गया L2 t-1, ये भी नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, एक तो होगा ही सही, तो यही। यदि कोई भी सही नहीं रहा तो बोनस सही है, अपने को क्या फायदा है।
है ना। तो इसीलिए इस मेथड से बहुत ही फायदा है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस वगैरह रहे तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यदि एमसीक्यू में, अब जैसे ये वाला सही आया, एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा हो तो ये कुछ भी मदद नहीं करेगा। ऐसा gm/2r, बी में लिखे 2gm/r, सी में gm/r और डी में 3gm/r। अब इसमें सिर्फ कौन सा टर्म बदल रहा है? कांस्टेंट, जिसका डायमेंशनल फार्मूला से कोई लेना देना ही नहीं है और बदल वही रहा है। क्या इसमें कुछ कर सकते? डायमेंशनली चेक करोगे सब सही बता देगा, चारों के चारों। इसमें या तो फार्मूला याद रखो या फिर डेराइव करके लाओ। मतलब इसमें ग्रेविटेशन चैप्टर के कंसेप्ट के आधार पर सॉल्व कर सकते। इसमें एक हिंट है, शॉर्ट ट्रिक कर सकते, मतलब आसानी से सॉल्व भी कर सकते। इसको फायदा है इसका। कौन सा टर्म हो गया? चेक करने का मेथड। ऐसा कोई भी इक्वेशंस वगैरह दे रखा हो, फिजिकल इक्वेशन, दोनों साइड का क्या करना, हमें इक्वेट कर देना है, बस आंसर अपने आप तैयार हो जाता है। बराबर है। देखो F इक्वल टू है E/VT। F इज फोर्स, E एनर्जी, V वेलोसिटी, T इज टाइम। चेक करना है सिर्फ डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? सिंपल तरीका, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेट करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? F, बस F लिखो। फोर्स का मालूम क्या होता? mL/T-2। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड का देखे तो क्या है? राइट हैंड साइड में E/VT। सबका एक एक करके लिखते जाओ। अब एनर्जी का मालूम है, एनर्जी का लिखते mL/T-2 और V का कितना? L/T-1 और ये T का T। ऐसा तो ये दोनों कैंसिल, बचा क्या? L। L ऊपर गया, वो भी कैंसिल। कितना बचेगा? mL, एक L गया, L/T-2। ये दोनों आपस में इधर ही खत्म। दोनों सेम है कि नहीं? है। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। मतलब द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट या डायमेंशनली करेक्ट, जो भी कौन सब एक ही चीज है। करेक्ट है। आसानी, बहुत आसान सिंपल तरीका है और आसानी से पता कर सकते हैं। करेक्ट है। देखो फिर वैसा ही इक्वेशन, कंसिस्टेंसी चेक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? फोर्स, ये लिखा फोर्स। कितना होता है ये? mL/T-2। बराबर। इसमें लॉग का भी टर्म है। अब इसको कैसे करेंगे तो उसका भी ध्यान से समझने का। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के बारे में देखें तो P/T है। लॉग के अंदर जो टर्म होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका पैरामीटर, मतलब ये अंदर का पार्ट जो है कैसा होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में यहां से यहां का जो पार्ट है, यानी कि log VT/L कैसा होना चाहिए? डायमेंशनलेस। मतलब इसमें दो चेक करना है, दो, एक इसका और एक इसका, दो पार्ट चेक करना। ये तो डायमेंशनलेस होना चाहिए, देखना है कि डायमेंशनलेस है कि नहीं। तो लॉग का कोई मतलब नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन साइन हो, डिवीजन साइन हो, उसका कुछ डायमेंशन लिखते क्या? मल्टीप्लिकेशन का नहीं ना, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर कहलाता। उसी तरह से लॉग भी क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इसका कोई मतलब नहीं, मतलब इसका है। तो ये VT/L का डायमेंशन पता करें तो V का कितना? L/T-1, T का कितना? T, और ये L का कितना? L। T-1 L कैंसिल, कितना हो गया? M0 L0 T0। ये आ गया सही। आधा, अभी आधा हुआ, अभी किसी का चेक किए। अब इधर का बचा हुआ पार्ट का भी चेक करना होगा। मतलब यहाँ पे दो टर्म है,
एक ये और एक ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू 1। अब ये 1 हो गया तो फोर्स इक्वल टू P/T इंटू 1, तो ये क्या बनना चाहिए, फोर्स। इसका तो यूनिट है नहीं, तो अब इधर न्यूटन है, इसका यूनिट होता नहीं, कुछ भी नहीं, तो इसका क्या होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका डायमेंशन जितना है उतना इसके बराबर होना चाहिए। इसका कुछ होना चाहिए क्या, नहीं, इसका कितना होना चाहिए, 1 डायमेंशन। ये मैच हो गया। यदि यहाँ पे L² होता तो ये गलत, और ये गलत, तो वो क्या गलत, इधर चेक करने की जरूरत नहीं। फिर अभी हमें ये सही हो गया तो दूसरा पार्ट चेक करना पड़ेगा। एंड P/T इज इक्वल टू, P क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम का कितना लिखते, mlt-1 और T का T, ऐसा T ऊपर गया तो कितना बनेगा, mlt-2, ऐसा। तो ये कहलाएगा फोर्स। अब देखो इसका और इसका सेम है, तो राइट हैंड साइड में टोटल यदि लिखे तो इसका P/T का mlt-2 और इसका कितना m0l0t0 इज इक्वल टू कितना, mlt-2, है ना, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। RHS जो है LHS के बराबर है, मतलब कैसा है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो इसमें लिख सकते, हेंस द गिवन एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। करेक्ट है। ये हो गए डिस्कशन वगैरह चेक करने के। इसके और भी एप्लीकेशंस है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।